हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में समझेंगे कि ब्रिटिश के समय में भू राजस्व की क्या व्यवस्था थी। देखिए, भू राजस्व व्यवस्था को समझने के पहले हम लोग राजस्व व्यवस्था को समझेंगे कि राजस्व व्यवस्था आखिर क्या होता है। तो देखिए, ऐसी व्यवस्था जिसका संबंध धन से होता है, रुपये से होता है, संपत्ति से होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व व्यवस्था। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, मतलब इसको आय की प्राप्ति कहाँ से होती थी। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह एक व्यापारिक कंपनी थी और भारत में आके यह व्यापार करती है। व्यापार करके ये यहाँ से ज़्यादा धन कमाती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। और दूसरी चीज़ यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन जब वह भारत में पहुंच आती है और यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करती है, तो वह क्या करती है कि जो यहाँ भारतीय व्यापारी थे, इनसे भी टैक्स वसूलने लगती है। तो इस तरह इसके आय के दो स्रोत हो गए। अब तीसरा स्रोत जो यह था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी रहती है, अपनी स्थिति मजबूत करती है, यहाँ के जो राजा थे, रजवाड़े थे, इनके ऊपर भी नियंत्रण करना स्टार्ट कर देती है और उनसे भी टैक्स लेने लगती है। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं, इसके राजस्व का एक स्रोत और बढ़ गया है। और जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है भू राजस्व व्यवस्था। मतलब जो भी ज़मीनें थी यहाँ पे जिस पर कृषि कार्य होते थे, उसके बदले में भी ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे राजस्व वसूलती थी, उनसे पैसे लेती थी। तो इस तरह हमने देखा कि भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। अब देखिए, हम एक चीज़ और देखते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। उसके बाद क्या होता है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत होने लगती है और यहाँ पे द्वैध शासन भी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट कर देती है। तो इस समय क्या था कि जो भी कृषक वर्ग थे या फिर भूमि पर जिसका अधिकार होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे ज़्यादा राजस्व वसूलती थी। इसका यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए। इसके बाद देखिए, द्वैध शासन के बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इसने ट्रायल एंड एरर की नीति को अपनाया। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर की नीति को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये क्या करता था कि जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व देता था, इसने नीलामी की व्यवस्था शुरू कर दी। और क्या हुआ कि जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको यह राजस्व वसूल करने का अधिकार देता था। और इसके बाद फिर अगर कोई इससे भी ज़्यादा बोली लगाता था तो उसको राजस्व वसूलने का अधिकार दे देता था। तो शुरुआत में तो यह व्यवस्था 5 वर्षों के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन बाद में इसको घटाकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया था। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इन तीनों व्यवस्थाओं के पढ़ेंगे, जमींदारी व्यवस्था को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को, और तीसरा जो है वह है महालवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले वीडियो अब स्टार्ट करने के पहले हम यह समझेंगे कि जमींदारी व्यवस्था की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिर जमींदारी व्यवस्था की क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों ज़रूरत पड़ी थी। तो देखिए, जो राजस्व के स्रोत थे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, इससे क्या होता था कि राजस्व इनका निश्चित नहीं होता था। कभी क्या होता था कि कुछ राजस्व मिला, कभी कुछ राजस्व नहीं मिल पाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उसको अब एक ऐसा वर्ग मिल जाए जो उसको नियमित राजस्व दे और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व दे। इसलिए उन्होंने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अच्छा, जमींदारी व्यवस्था का शुरुआत किया किसने था, तो यहाँ से देखेंगे कि कॉर्नवालिस था, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जमींदारी व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। उस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, तो इसलिए मैक्सिमम जगह कॉर्नवालिस का ही नाम आता है, लेकिन ये तीनों भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम समझेंगे कि जमींदारी व्यवस्था स्टार्ट कब की गई थी। तो देखिए, 1790 ईस्वी में जमींदारी व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। प्रारंभ में यह व्यवस्था सिर्फ 10 वर्षों के लिए थी, लेकिन बाद में इसको अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इसका नाम अस्थाई बंदोबस्त भी हो गया। तो देखिए, जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त और इस्तेमरारी, ये तीनों चीज़ें एक ही नाम हैं। कभी इस नाम से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कभी इस नाम से पूछ लिया जाता है और कभी इस नाम से पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा सा हम यह देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज़ थी वो था कि जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था। जमीन पर जमींदार का अधिकार होता था। राजस्व वसूलने का कार्य जमींदार को होता था। अच्छा, अब हम यह देखेंगे कि इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है।
इसके बाद देखेंगे कि इस व्यवस्था से लॉस किसको होता है। तो प्रॉफिट देखिए, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस व्यवस्था को लेकर आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको तो प्रॉफिट होना ही है। इससे क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था से अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी आय नियमित हो गई और इसको अब एक ऐसा वर्ग मिल गया जो इसकी वफादारी भी करेगा, इसकी सेवा भक्ति भी करेगा और समय समय से पैसे भी ला कर देगा। अब देखिए दूसरा जो लाभ होता है वह जमींदारों को लाभ होता है। अच्छा भाई, जमींदारों को क्या लाभ था इससे? तो जमींदार को क्या लाभ हो गया था कि जमींदार भूमि के मालिक हो गए थे और अब जमींदारों के पास पैसा हो गया था और उनकी स्थिति भी मजबूत होने लगी थी। अच्छा, अब हम लोग यह देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था से हानि किसको थी। तो देखिए सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि क्या इस व्यवस्था से जमींदारों को कोई हानि थी। हाँ, इस व्यवस्था से जमींदारों को भी हानि थी। देखिए जब जमींदारों के पास पैसे आने लगे तो ये अपने काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये पैसे उड़ाने में लग गए और गलत विधियों में संलिप्त हो गए। तो इससे क्या हुआ कि इनकी जमींदारी नीलाम होने लगी। अच्छा, जमींदारी नीलाम हो रही है तो अब जमींदारी इनकी कौन खरीदेगा? देखिए जमींदारी इनकी तो वही खरीदेगा ना जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब हो सकता है ये पैसे वाला व्यक्ति या तो इनके ही आसपास का हो, इनके ही गांव का हो, या फिर कहीं बाहरी जगह का हो। तो देखिए अगर कहीं बाहरी जगह का व्यक्ति इनकी ज़मीनों को खरीदता था नीलामी में, तो कुछ जमींदार तो ऐसे थे कि जिनका प्रभाव इनके गांव में बहुत ही ज़्यादा होता था। तो जो इनके लोग होते थे, जमींदार के लोग, वे इस व्यक्ति को गांव में घुसने ही नहीं देते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक प्रॉब्लम और भी आ गई कि इसने तो ज़मीन खरीदी भाई, इसने नीलामी लगाई, लेकिन ये घुस ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या करते थे, फिर इसी जमींदार को या फिर इसके किसी रिश्तेदार को या फिर इसके किसी आदमी को ये ज़मीन बेच देते थे। तो इस तरह हमने देखा कि जमींदारी व्यवस्था चल रही थी। अच्छा, जमींदारी व्यवस्था में एक चीज़ और भी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो राजस्व होता था इसको देने का एक निश्चित तारीख होता था, निश्चित डेट होता था कि उस दिन सूर्यास्त के पहले ये जमींदार ले जाके कंपनी को पैसे देगा। अगर उस दिन सूर्यास्त के पहले जमींदार कंपनी को पैसे नहीं पहुंचा पाता था तो कंपनी को यह अधिकार होता था कि वह उसकी जमींदारी नीलाम कर दे। अच्छा, तीसरी चीज़ हम यह देखेंगे कि और किसको इससे लॉस था। तो देखिए इससे किसानों को लॉस था। किसानों को क्या लॉस था कि किसान अब बेचारे भूमि के मालिक नहीं थे, वे सिर्फ कृषक से अब मजदूर हो चुके थे और उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैयतबाड़ी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रैयतबाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किसने किया था। तो देखिए कैप्टन मुनरो ने रैयतबाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किया था। अच्छा, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ये मद्रास के 12 महल जिले से स्टार्ट किया था। और तीसरी चीज़ है कि कब स्टार्ट की गई रैयतबाड़ी व्यवस्था, तो ये 1792 ईस्वी में स्टार्ट की गई। अच्छा, एक नाम और है कैप्टन रीड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी संबंध रैयतबाड़ी व्यवस्था से है। अब हम थोड़ा सा यह समझ लेंगे कि आखिर ये रैयतबाड़ी व्यवस्था है क्या। तो देखिए रैयत का मतलब होता है कृषक यानी कि किसान। तो देखिए रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का प्रधान कौन होता था? किसान होता था। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि इस व्यवस्था से किसको प्रॉफिट होता था। तो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिल्कुल इसको तो प्रॉफिट होना ही है, इसने ही व्यवस्था बनाया है। अच्छा, इसको क्या प्रॉफिट होता था कि जो ये रैयतबाड़ी व्यवस्था थी इसमें क्या था कि इसका जो कर था वो कोई निश्चित नहीं था। कभी 33% कर लगता था, कभी 50%, कभी 55%। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में वृद्धि ही होती थी। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या किसानों को कोई प्रॉफिट था, फार्मर को कोई प्रॉफिट था? हाँ, इनको सिर्फ इतना ही प्रॉफिट था कि अब जो ज़मीन है उसके मालिक किसान हो गए थे। अच्छा, अब हम यह देखेंगे कि इसमें लॉस किसको होता था। देखिए लॉस जमींदारों को ही, इनको किसानों को ही होता था, क्योंकि कर की आय इतनी अधिक होती थी कि किसान बेचारा जितना उपजाता था, जितना उत्पादन करता था, उसका मैक्सिमम सब कर में ही निकल जाता था। तो इस तरह हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जमींदारी व्यवस्था के बारे में देखा, रैयतबाड़ी व्यवस्था के बारे में देख लिया। अब देखिए जो तीसरी व्यवस्था है इसको बोलते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट किया गया। 1819। किसने स्टार्ट किया? होल्ट मैकेंजी ने।
अच्छा, अब महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था में जमीन का प्रधान कौन होता था। देखिए, यह महाल होता था। इसको हम लोग प्रधान भी समझ सकते हैं, जैसे आज के डेट में प्रधान होते हैं वैसे उस टाइम महाल होते थे। अच्छा, अब यह देखेंगे कि इस व्यवस्था से किसको प्रॉफिट था। इस व्यवस्था से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट था। कैसे प्रॉफिट था? देखिए, इसमें भी जो कर की दर थी वह कोई निश्चित नहीं थी, कभी कभी तो 60% तक इस दर को बढ़ा दिया गया था। अच्छा, अब यह देखेंगे और किसको प्रॉफिट था भाई। तो देखिए, महाल को भी प्रॉफिट था। महाल को कैसे प्रॉफिट था? क्योंकि अब जो ज़मीन है उस पर महाल का अधिकार है, पहली चीज़। अच्छा, तीसरी चीज़ यह हम देखते हैं कि क्या किसानों को कोई प्रॉफिट इस महालवाड़ी व्यवस्था से था? हाँ, किसानों को भी प्रॉफिट था। किसान को क्या प्रॉफिट था कि किसान जो है एक साथ मिलकर काम करते थे, जिससे सामुदायिक कृषि का विकास हो गया। अब सामुदायिक कृषि के विकास होने से क्या होता था, जब सब एक साथ काम करते थे मिलके, तो वे एक दूसरे के सुख और दुख को समझने लगे थे। इस तरह उनके अंदर कहीं न कहीं अब एकता जनरेट होने लगी थी। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा, जमींदारी व्यवस्था को देख लिया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को देख लिया और महालवाड़ी व्यवस्था को भी देख लिया है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों को। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। क्या था इसका प्रारंभ, कब किया गया? 1790 ईस्वी में। स्टार्टिंग में यह सिर्फ 10 ही वर्षों के लिए था और 1793 ईस्वी में क्या कर दिया गया, इसको अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इसका नाम अस्थाई बंदोबस्त था। और तीसरी चीज़ थी कि अस्थाई बंदोबस्त में ज़मीन पे किसका अधिकार होता था? जमींदार का होता था। अब इसमें हम थोड़ा सा और देखें, कर की दर क्या थी। इस व्यवस्था में कर की क्या दर थी? तो देखिए, 10/11 भाग कंपनी लेती थी और 1/11 भाग जमींदार। इसका मतलब यह होता है कि अगर 11 रुपये टोटल हैं तो उसमें 10 रुपये कंपनी और 1 रुपया जमींदार। अच्छा, अब इसके आगे हम थोड़ा सा और समझेंगे कि यह जमींदारी व्यवस्था कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी। तो देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगह में ये जमींदारी व्यवस्था फैली हुई थी। और देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस, और कर्नाटक में। तो देखिए, बनारस में कौन सी व्यवस्था थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है जमींदारी व्यवस्था। अच्छा, समस्त अंग्रेजी भारत का 19% भाग पर सिर्फ यह व्यवस्था फैली हुई थी। इस तरह हम लोगों ने जमींदारी व्यवस्था को देख लिया है। अब हम फिर से देखते हैं दूसरी व्यवस्था कौन सी है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर वही सारी चीज़ें हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? मुंडो ने प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? 1792 ईस्वी में प्रारंभ किया। अच्छा, सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट किया? तो मद्रास के 12 महल जिले से स्टार्ट किया। अब हम यह भी देखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का प्रधान कौन था? किसान था। कर की दर क्या थी? परिवर्तनशील थी, कभी 33%, कभी 55%। और सबसे जो लास्ट चीज़ है वह यह है कि इसका विस्तार कहाँ पे हुआ था। देखिए, इसका क्षेत्र बम्बई था, मद्रास था और असम था। और समस्त भारत के 51% भाग पर यह व्यवस्था फैली हुई थी। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी भारत था, मतलब जिस भारत पर, जिस जगह अंग्रेजों का अधिकार था भारत में, उसके 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था फैली हुई थी। अब देखिए, हम तीसरे नंबर पे पढ़ लेंगे महालवाड़ी व्यवस्था को। अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यह व्यवस्था कब स्टार्ट की गई? 1819 में। किसने स्टार्ट किया? होल्ट मैकेंजी ने। अब फिर क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का प्रधान कौन होता था? तो ग्राम प्रधान होता था, या महाल होता था, या फिर प्रधान, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। अब इसके आगे देखेंगे क्या है कि राजस्व देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? ग्राम के प्रधान के ऊपर थी। कर की दर परिवर्तनशील थी, कभी कभी तो 60% तक हो जाता था। अच्छा, अब इसके आगे क्या देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ विस्तृत थी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में कौन सी व्यवस्था थी, तो कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी। लेकिन अगर बनारस पूछेगा कौन सी व्यवस्था थी, तो यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त। और देखिए, समस्त ब्रिटिश भूभाग का 30% पर यह व्यवस्था फैली हुई थी। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था फैली हुई थी। इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, इसके बाद अंग्रेजी भारत का 19% भाग सिर्फ अस्थाई बंदोबस्त था। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने इन तीनों व्यवस्थाओं को, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त को देखा। तो देखिए, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से कि ये जो जमींदारी व्यवस्था है,
किसने स्टार्ट किया? कॉर्नवालिस ने। कब स्टार्ट किया? 1790 में। अस्थाई कब किया? 1793 में। और प्रधान कौन था? जमीन का मालिक कौन था? जमींदार था। इतनी सारी चीज़ें जो हैं जमींदारी व्यवस्था से संबंधित हैं। और कौन था? कॉर्नवालिस, जॉनसोर और जेम्स ग्रांट। इन तीनों का संबंध किससे है? जमींदारी व्यवस्था से। अब उसी तरीके से हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को, भूमि का प्रधान कौन? किसान। स्टार्ट कब किया गया? 1792 ईस्वी में। किसने स्टार्ट किया? मुनरो ने स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? 12 महल से स्टार्ट किया, मद्रास के। अब तीसरा इसी तरह से देख लेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का प्रधान कौन? महाल यानी कि प्रधान। कब स्टार्ट किया गया? 1819 में। किसने स्टार्ट किया? होल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया। देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी जो आगे का टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।